नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को जिस तरीके से एक उनका जो बोलने का तरीका, टैरिफ को लेकर, टैक्स को लेकर भारत की लगातार वो अवमानना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर देश में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में हैं और उनके गृह राज्य में ही इस समय राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। 2 दिन का उनका दौरा है। वहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जो ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ उनकी बैठकें हो रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर जबरदस्त तरीके से घेरा है। उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से घेरा। जो मतदाता पहचान पत्र होते हैं उनको लेकर कि उस पर शिकायत की गई थी और उस पर स्पष्टीकरण दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को छलावा कहा है और धोखा देने जैसी बात कही है कांग्रेस पार्टी ने। उस पर उससे और जवाब मांगा है। लेकिन रुक करते हैं राहुल गांधी अहमदाबाद का, जहां राहुल गांधी इस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उनको संबोधित कर रहे हैं। गुजरात में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती देने की बात कही है। राहुल गांधी को सुन लेते हैं, उसके बाद गुजरात की राजनीति की चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के दौरे के बाद वो भी वहां पर उसी समय क्यों मौजूद हैं जब राहुल गांधी का कार्यक्रम है, जबकि 3-4 दिन पहले वहां पर प्रधानमंत्री गए हुए थे गुजरात में। तो पहले रुक करते हैं, राहुल गांधी का संबोधन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं अहमदाबाद में। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। खत्म हो गए। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, चिल्लाकर कह रहे हैं हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये 2 तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था, जनता से जुड़ने की जरूरत है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं,
हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं। हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए, यह पहले करना पड़ेगा। और यह आसानी से, मैं आपको कह रहा हूं, आसानी से किया जा सकता है। आप एक बात याद रखिए, मैं अभी कह रहा था गाड़ी में, विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। छोटा विपक्ष नहीं है, यह नहीं है कि 5% वोट है। आप दोनों आइए, आगे सामने आइए, आप दोनों आइए, यहां खड़े होइए। अगर गुजरात में आप कहीं भी ऐसे दो लोगों को खड़ा कर दोगे, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, आप किसी भी दो लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे हैं। मतलब दो में से एक हमारा, एक उनका। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है। अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में 22% वोट बढ़ाया हमने, 22% वोट बढ़ाया हमने तेलंगाना में। अब 5% की जरूरत है। अगर छाने बिना 5% नहीं मिल सकता, तो यह मैं आपसे कहने आया था, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहते हो, जहां भी, सूरत हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, कच्छ हो, जहां भी ले जाना चाहते हो, मुझे बताओ। मैं गुजरात को समझना चाहता हूं, मैं गुजरात की जनता से रिश्ता बनाना चाहता हूं। आप सब हमारे सिपाही हो। मैं जब कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ऐसे नहीं कहता हूं, बट हमारा जो बब्बर शेर है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी कॉन्फिडेंस खो चुका नहीं है। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस कोई खोता नहीं है। कॉन्फिडेंस अंदर होती है, उसको निकालना पड़ता है। मेरा काम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको निकालने का है, वो खोई नहीं है अंदर। गुजरात का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। शर्त यह है कि कॉन्फिडेंस बाहर आई है या नहीं। तो यह मेरा काम है, यह मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात में अब अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी उन्होंने कही कि केवल हम अगर तेलंगाना में 22% वोट बढ़ा सकते हैं तो गुजरात में तो सिर्फ 5% वोट की जरूरत है, हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि इसमें जहां भी मेरी जरूरत हो, यानी गुजरात में, और चूंकि लंबे समय से वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, 2017 में काफी
काफी अच्छी कंडीशन में कांग्रेस चुनाव वहां पर लड़ी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। हालांकि 2022 में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन गुजरात को लेकर कांग्रेस पार्टी अब जिस तरह से गंभीर है और वहां पर जीतने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां उस समय दौरा अपना करना जिस समय राहुल गांधी मौजूद हैं, ये बता रहा है कि कितना खतरा उसको महसूस हो रहा है। बिल्कुल समीर जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है। हम लोगों ने कल भी इस पे चर्चा की थी कि जैसे ही राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हुआ और तुरंत फिर नरेंद्र मोदी पीछे पीछे गुजरात पहुंच गए, और आज राहुल गांधी जो वहां बातें कर रहे हैं समीर जी, ये राहुल गांधी ने एक तरीके से सीधे सीधे खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को वहां से दी है और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, आत्मविश्वास है, लेकिन वो आपके अंदर छुपा जो आत्मविश्वास है उसको बाहर लाना है और मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। यानी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि आपका जो आत्मविश्वास है, 40% वोट जो कांग्रेस के पास है, वो 40% वोट को हमको बढ़ाना है और हमको 50% के पार जाना है। यानी कि अगर 5% पर जाएगा तो 50% से ऊपर वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का कम होगा वो। तो इस हिसाब से वो राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि 40% वोट यहाँ विपक्ष के पास है और कहना है कि आप मुझे जहाँ ले चाहिए वहाँ मैं चलने को तैयार हूँ। इसका मतलब समीर जी कि राहुल गांधी ने संकेत दे दिया कि राहुल गांधी अब गुजरात विधानसभा चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। अभी से वहाँ तैयारी की जा रही है, यानी कि आने वाले समय में गुजरात भी एक बड़ा बैटलफील्ड बनेगा और वहाँ अभी तक जो एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का रहता था उसको सीधी सीधी चुनौती दी जा रही है। और राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, जब कांग्रेस के कार्यालय पर हमला हुआ था उसके बाद राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा था कि तुमने हमारे दफ्तर में आग लगाई है, हम तुम्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। तो राहुल गांधी ने सिर्फ कहा नहीं, उस चुनौती को स्वीकार किया है और उस पर काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर हम तेलंगाना में 22% वोट बढ़ा सकते हैं अकेले तेलंगाना में, तो हम यहाँ 5% वोट क्यों नहीं बढ़ा सकते। ये बड़ा वाजिब सवाल उन्होंने उठाया, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा उन्होंने बूस्ट किया है और ये साफ संकेत दे दिया है कि अब गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वहां एक अगर देखा जाए राजनीतिक गतिविधियों की बात की जाए तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो वहां मौजूद हैं और लोकसभा में नेता सदन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में इस समय मौजूद है। राहुल गांधी का कार्यक्रम 2 दिन का वहां है और पहले से वो निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें कांग्रेस के वर्कर्स को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को की बैठक थी। उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री के भी कई कार्यक्रम हैं और बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का वहां 3-4 दिन पहले भी, 5 दिन पहले भी कार्यक्रम रहा, लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम के समय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का तय होना भी वहां बहुत चर्चा में है कि आखिर प्रधानमंत्री उस समय उनका कार्यक्रम वहां पर क्यों हो रहा है जबकि राहुल गांधी मौजूद है। हालांकि उनका कार्यक्रम भी पहले से ही तय जरूर रहा होगा, लेकिन यह बात स्वाभाविक है कि अगर आप 4 दिन पहले हैं तो गुजरात में ही आप बार बार एक हफ्ते के भीतर 2-2 बार जाने का क्या तुक है। तो क्या निश्चित तौर पर यह देखा जाए अमलेंदु जी की जो 5% की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी 5% का डर तो भारतीय जनता पार्टी को भी होगा कि अगर वो 5%, तो उस 5% को इधर उधर ना जाए, इसकी कोशिश में बीजेपी भी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी भी इस कोशिश में लगी हुई है कि ये 5% इधर उधर ना जाए समीर जी। लेकिन इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, मतलब पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी ज्यादा डेंट किया था और पिछले विधानसभा चुनाव में तो बहुत ज्यादा डेंट किया था। लेकिन अब वो परिस्थितियां डेंट करने वाली नहीं है, चूंकि आम आदमी पार्टी को समझ में आ गया है कि उसको अब क्या करना चाहिए और जो उसने पिछली गलतियां की हैं उससे सबक लेगी आम आदमी पार्टी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 5% की बात है, तो राहुल गांधी उस 5% को, यानी कांग्रेस वहां उसको पूरा कर सकती है। टीम वहां कांग्रेस के पास जुझारू है, नए लोग हैं, जिग्नेश मेवाणी जैसे लोग वहां हैं जो मजबूती से डटे हुए हैं, हर मौके पर लड़ते हैं। शक्ति सिंह गोहिल मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, तो ऐसे लोग वहां कांग्रेस के पास हैं। मतलब वो राहुल, अच्छा इससे पहले हम लोग दिखवा नहीं पाए चूंकि तब तक वो निकल चुका था उनका भाषण, उसको हम लोग बाद में दिखवा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस में जो यहाँ लोग बैठे हुए इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक तो वो है जो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ हैं, दिल से साथ हैं कांग्रेस की और उसके लिए लड़ते हैं, सब जाते हैं। दूसरे उस तरीके के लोग हैं जो यहाँ बैठे तो हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन हैं वो मन से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और उनको पहचान करना मेरा काम है।
उनको जो है ये लोग अब उस पर वहाँ जबरदस्त तरीके से तालियां बजी समीर जी। और ये सवाल उठने लगे कि जिन लोगों ने इस पर तालियां नहीं बजाई क्या वो कांग्रेस से मिले हुए हैं? कुछ लोग दिखाई पड़ रहे थे कि नहीं दिखाई दी। तो ये बात बिल्कुल उस अगर वो बयान होगा तो हम जरूर सुनवाएंगे। और ये तस्वीर भी बड़ी एक बेहतर तस्वीर जो वहां आम लोगों की अपने आम कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और इस तरह की बातें लगातार होती रहती हैं कांग्रेस पार्टी में कि बहुत से कांग्रेस के लोग हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं लेकिन वो हैं बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी में। और कई सारे ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे भी जो जिन्होंने बाद में पाला बदला, तो उसकी एक लंबी लिस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये बात राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास है और कांग्रेस पार्टी के लोगों का भी। लेकिन उन लोगों को भी जरूर हमको लगता है कि सतर्क होने की कोशिश करेंगे, या खैर ये उनकी अपनी समस्या है कि उसको कैसे देखते हैं। लेकिन इस बात का एहसास पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो चुनाव जीतने की बात और इन सब में अब जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है अमलेंदु जी, जिसको लगातार जिसकी चर्चा हो रही है खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें किस तरीके से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की आशंका की शिकायतें, पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त उन सारी शिकायतों को कैसे इग्नोर करते रहे हैं, लेकिन वो सारी शिकायतें लगातार जाती रही हैं। अब चुनाव आयोग उन पर सफाई देने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी खामियां एक बार फिर पकड़ी गई हैं और कांग्रेस पार्टी ने उसके स्पष्टीकरण को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और तमाम एविडेंसेस के साथ क्या है वो पूरा मामला क्या है अमलेंदु जी? हाँ, पूरा मामला समीर जी ये है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को पकड़ के और ये घोषणा की कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ धरना कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक ही एपिक नंबर पे कई कई लोगों के वोट बने हुए हैं और बंगाल में बंगालियों के वोट काटे जा रहे हैं, यूपी बिहार और हरियाणा के लोगों के वोट उन्हीं एपिक नंबर पर जोड़े जा रहे हैं। तो जब एपिक नंबर यूनिक नंबर होता है तो एक ही एपिक नंबर पे कई वोट किस तरीके से बन रहे हैं, ये चीज़ वहाँ पकड़ी गई। और जब वो चीज़ पकड़ में आई तब फिर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि साहब वो जो ER0 उनका एक प्लेटफॉर्म है उसकी गड़बड़ियों की वजह से ऐसा हुआ और उनके चुनाव अधिकारियों ने एपिक नंबर जो थे वो यूनिक नहीं रखे। लेकिन उनका दावा ये था चुनाव आयोग का कि इससे कोई वोट जो है वो दो जगह नहीं डाल सकते, वो अलग अलग राज्यों में एपिक नंबर हो सकते हैं। इस पर फिर जो था वो चुनौती दी तृणमूल कांग्रेस ने और ये तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर अपनी गलती स्वीकार कीजिए वरना हम आपकी और पोल खोलेंगे। और फिर उन्होंने पोल खोली किस तरीके से एपिक नंबर जो है वो उन पर गड़बड़ी हो रही है। अब इसको लेकर जो चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया उस पर अब कांग्रेस ने एक जारी किया। अब चुनाव आयोग ने कहा कि हम बीच में कि हम 3 महीने में इसको ठीक कर लेंगे इन गलतियों को। स्वीकार किया उसने गलतियां हैं ये स्वीकार किया और ये कहा कि हम इसको ठीक कर लेंगे और जिन वजह से हुआ उनको हम दूर कर लेंगे। अब जब कांग्रेस ने इसको लेकर एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को और ये कहा है कि चुनाव आयोग का कि जो 18 सितंबर 2008 का राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक होते हैं। हालांकि आज चुनाव आयोग का कहना है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा दशकों पुराना मुद्दा है। चुनाव आयोग ने कहा अपनी सफाई में कि दशकों पुराना मुद्दा है। भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस कथन पर विश्वास करना चाहिए, एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए, ये सवाल कांग्रेस ने किया। उधर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कमजोर और कपटपूर्ण स्पष्टीकरण को हम खारिज करते हैं और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता का स्पष्ट होने की अपनी मांग को दोहराते हैं। अब एक बयान जो है वो जो जारी किया ईगल समूह ने वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि ECI जो इस समस्या के बारे में बेईमान रहा है। शुरू में दावा किया गया कि मतदाता पहचान पत्र अद्वितीय हैं लेकिन बाद में डुप्लीकेट की दशकों की समस्या को स्वीकार किया और 2008 के पत्र का हवाला दिया कांग्रेस ने जिसमें कहा गया कि मतदाता पहचान पत्र अद्वितीय हैं। लेकिन मतलब इसका अगर सामान्य तरीके से समझा जाए तो 2008 में जो चुनाव आयोग ने जो बातें कही हैं अब आज की डेट में चुनाव आयोग उसी बात को खारिज कर रहा है, जबकि वो भी आधिकारिक बयान है। वो कह रहा है कि वो यूनिक होता है मतदाता पहचान पत्र और ये कहते हैं कि उसका डुप्लीकेशन होता है, हो सकता है। हाँ 2008 नहीं, अभी भी नहीं कह रहे डुप्लीकेशन होता है, हम उसको देखेंगे। हाँ हम उसको देखेंगे। ये कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया पर कुछ देखा तो हम उसको देखेंगे और ये गड़बड़ियां ER0 जो है प्लेटफॉर्म उसकी वजह से हुई है। तो ER0 प्लेटफॉर्म की वजह से गड़बड़ियां हुई है। तो क्या 2008 से गड़बड़ियां चल रही थी?
तो 2008 में तो इसी चुनाव आयोग ने कहा ना कि भाई ये यूनिक नंबर होता है, और समझिए ये यूनिक नंबर होता है, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड और टिन नंबर ये यूनिक होते हैं। ये एक व्यक्ति को दो नहीं मिल सकते और एक नंबर पे दो व्यक्ति नहीं हो सकते। तो ये इसी तरीके से एपिक नंबर भी है। तो इस एपिक नंबर को लेकर चुनाव आयोग लगातार सरासर अपनी गलतफहमी, मतलब अपनी गलतियां जो है, या अब कांग्रेस कह रही है ये चोरी है, तो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बता रहा है कि ये भूलवश ऐसा हुआ है और इसको हम 3 महीने में ठीक कर लेंगे। और समीर जी, ये देखा जा सकता है कि जब रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका अपनी दायर की कि उनको 2009 से लेकर 2024 तक के मतदाता सूचियां दी जाएं, तो पहले तो 3 महीना लगाया चुनाव आयोग ने जवाब देने में, और फिर जवाब दिया तो ये कहा कि हम 3 महीने में बताएंगे हम इस पर क्या एक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद समीर जी, जब ये पश्चिम बंगाल से मामला निकल कर आया तो अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 3 महीने में इसको ठीक कर लेंगे। यानी कि 3 महीने बाद जब रणदीप सिंह सुरजेवाला को मतदाता सूचियां दी जाएंगी तो वो जो गड़बड़ियां हैं उनको दुरुस्त करके तब दी जाएंगी। इसका मतलब कि उसे चुनाव आयोग को मालूम है कि क्या गड़बड़ियां हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, हरियाणा के चुनाव को लेकर और दिल्ली के चुनाव को लेकर कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां की गई हैं। चुनाव आयोग ने 40 लाख मतदाता बढ़ाए हैं, 76 लाख वोट शाम को 5:59 के बाद 1 मिनट में डलवा दिए गए महाराष्ट्र में। इस तरीके की याचिका भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंची हुई है। यानी एक तरीके से चुनाव आयोग जबरदस्त तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है, अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी चोरियां विपक्ष पकड़ रहा है। यह साफ समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, चोरियां विपक्ष पकड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि विपक्ष को जिस तरह से आम मतदाताओं का साथ मिला है, खास तौर पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, वहां चुनाव आयोग की इन गड़बड़ियों को लेकर महाराष्ट्र में आम मतदाताओं की जो एक अवेयरनेस है वो दिखाई पड़ रही है, और वहां इसको लेकर लगातार कैंपेन चल रहा है। तमाम लोग अभी भी हैं जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि वहां पर महायुति की सरकार बन गई, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने वोट दिया है वो इंडिया गठबंधन को, लेकिन वो वोट पड़ गए हैं महायुति गठबंधन को। और अगर बात करें महाराष्ट्र की ही, तो संजय राउत तो चुनाव से ही पहले वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे जो बड़ी संख्या में वोटर हैं, और उन्होंने उसको फ्लोटिंग वोटर का नाम दिया, कहा ये चुनाव आयोग के वोटर हैं जो कभी जरूरत पड़ने पर वो महाराष्ट्र में वोट डालते हैं, जरूरत पड़ने पर हरियाणा जाते हैं, और अगला उनका नंबर जो है वो बिहार की तरफ है। हाँ बिल्कुल, हाँ दिल्ली और बिहार की तरफ और बंगाल की तरफ, ये उन्होंने कहा कि उसका यूपी भी आएगा। यही 40 लाख मतदाता जो हैं। अब समीर जी लगातार 40 लाख मतदाता तय कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, और वो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। अच्छा, और देखिए लोकसभा चुनाव में 40 लाख मतदाता इसलिए काम नहीं कर पाए, हालांकि काम किया उन्होंने, लगभग 80 सीटों पर काफी काम किया, लेकिन चूंकि वो चुनाव एक ही समय था तो इसलिए वो गड़बड़ियां नहीं हो पाई, क्योंकि वो मतदाता घूम के आ रहे हैं, साथ ही चरण घूम सकते थे, तो इसलिए जो है वो उस स्तर पर गड़बड़ियां नहीं हो पाई जिस स्तर पर, हालांकि गड़बड़ियां हुई हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के आरोप लगे, अखिलेश यादव ने तो खुलेआम लोकसभा में कहा, तमाम लोगों ने कहा, एक वो ट्रांसपेरेंसी फॉर क्या डेमोक्रेसी या वोटर कुछ करके संस्था है, उसने बताया कि 79 सीट्स पर गड़बड़ियां हुई हैं। तो ये आरोप लगे, तो लेकिन विधानसभा चुनाव में ये एक तरीके से कहा संगठित तरीके से ये हो रहा है, और ये चीजें पकड़ी जा रही हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और अब अगर ये माना जाए जैसा संजय राउत कह रहे थे, तो अब उन फ्लोटिंग वोटर्स जो है उनका इस्तेमाल होने वाला है बिहार में। और बिहार में भी, अब चूंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, वहां भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे कि यूपीए इंडिया गठबंधन में आएंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिशें वहां पर कर रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पहले ही पहुंचे हुए हैं अपने 5 दिन के प्रवास पर। और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम जो प्रवचन करने वाले बाबा होते हैं उनकी फौज उतारी गई है बिहार में, और उतारी जा रही है आने वाले दिनों में। प्रवचन करने वाले बाबाओं से किसी भी पार्टी को क्या फायदा हो सकता है, लेकिन यह आरोप लग रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से प्रवचन करने वाले बाबाओं को उतारा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत उतारा जा रहा है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं,
उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ जाते हैं और बताते हैं कि उनके छोटे भाई, अरे भाई ये बाबा है, अगर तो छोटा भाई कैसे हो गया मोदी जी का, तो मोदी जी भी बाबा हैं क्या? तो सबसे पहले शंकराचार्य मोदी जी को ही मान लिया जाए। और दोनों की उम्र में लगभग 50 साल 45 साल का फर्क है। ज्यादा का फर्क होगा समीर जी, 25 साल से कम का लड़का है, लौंडा है बिल्कुल एक तरीके से यूपी की भाषा में। तो मतलब आप इसको इस तरीके से लेकर के जो आप बताएं साहब हमारे छोटे भाई होंगे आपके छोटे भाई, तो लेकिन आप पहले वहां जाते हैं, उसके बाद फिर आप वहां भेजते हैं, और वहां जाकर वो क्या भारतीय संविधान के खिलाफ खुलकर बात कर रहा है और सरकार खामोश बैठी हुई है। भाई भारत के संविधान को सीधी सीधी चुनौती अगर कोई दे रहा है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? यही मांग वहां हो रही है। तो अब जो जिस तरीके से समीर जी ये चीजें चल रही हैं और बाबाओं की फौज वहां उतारी गई, अब श्री श्री रविशंकर भी वहां पड़े हुए हैं और सबसे बड़े बाबा जो है वो मोहन भागवत वहां पड़े हुए हैं। आज मैं देख रहा था वो सिर पर टोपी या साफा कुछ बांधे हुए बैठे हुए हैं, तो वो भी प्रवचन कर रहे हैं, तो वैसे भी प्रवचन करते ही रहते हैं। तो अब ये जिस तरीके से बाबाओं की फौज वहां उतारी गई, तो ये तो समीर जी नीतीश कुमार को देखना चाहिए कि ये बाबाओं की फौज किस लिए उतारी गई है। इसका मतलब नीतीश कुमार को हटाने का प्लान भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है। विपक्ष वहां सवाल उठा रहा है, बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और चुनाव आते आते ये एक तरीके से कहा जाए एजेंडा जो है वो लागू जो है वो करने की चीजें कोशिश हो रही है। तो इन बाबाओं के जरिए जो है वो इस तरीके की चीजें करने की कोशिश हो रही है। तो चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है, चुनाव का जो परिणाम है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं और धार्मिक प्रवचन करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, लेकिन एक झलक दिखाते हैं और जिसको लेकर वहां पर ये आरोप लग भी रहे हैं कि इनको उतारा गया है ताकि यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हो और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। तो किस तरह से इनके प्रवचनों की भाषा है और इनके प्रवचनों का क्या कंटेंट है, एक बार सुनते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो यहां पर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच, वो बुंदेलखंड के हैं, वहां बिहार पहुंचे हुए हैं और किस तरह से उनका जो प्रवचन है उस प्रवचन में वो क्या बातें कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते, आप हमें गाली देते, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, ये बातें कह रहे हैं सीधे तौर पर कि हम हिंदुओं को एकजुट करने आए हैं। वहां पर कोई धार्मिक चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा करना उनका मकसद नहीं है। धर्म की बातें बताना, धार्मिक ग्रंथों में क्या चीजें लिखी हैं, वो हिंदुओं को एकजुट करना है। हालांकि हिंदुओं को एकजुट करना भी एक धार्मिक काम है, लेकिन क्या ठीक चुनाव से पहले अगर हिंदुओं को एकजुट करने आए हैं, और जैसा अभी अमलेंदु जी ने कहा कि उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री उनको एकजुट करने के लिए उनके यहां पहुंचे, तो ये सारी चीजें तो निश्चित तौर पर राजनीतिक चुनावी दौर में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक कारण तो बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। और समझिए ये हिंदुओं को एकजुट करने का इनका ठेका इनको दे किसने दिया? मोहन भागवत कम थे क्या? आरएसएस 100 साल से क्या कर रहा है जो अब धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब 100 साल के जो आरएसएस का काम है उस पर पानी फेर दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने। आरएसएस एकजुट कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो तो हिंदुओं को ही एकजुट करता है। बार बार यही बताया जाता है कि हिंदुओं को एकजुट करता है। अब ये मोहन भागवत का बयान भी था, साहब हम तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हैं और हिंदुओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की। तो ये जब कह रहे थे मोहन भागवत, तो मोहन भागवत क्या कर रहे थे? हालांकि मोहन भागवत को भी किसी हिंदू ने ठेका नहीं दिया कि आप हिंदुओं को एकजुट कीजिए। तो ये जिस तरीके से, अच्छा, और हिंदुओं को एकजुट करने का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी को किस हिंदू ने कहा कि तुम हमारी पार्टी हो? हमने तो नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा। तो सवाल यही है कि ये बाबा क्यों उतारे गए? सीधे सीधे ये है समीर जी कि किसी भी तरीके से बिहार में भी अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए, वहाँ का भी माहौल बिगाड़ा जाए, इसके लिए इस तरीके के बाबाओं को वहाँ भेजा जा रहा है। अब वहाँ वो पहुँचे हुए बाबा अपनी बातें करेंगे, तमाम तरीके की बातें करेंगे। अब आप देखिए कल वो सम्राट चौधरी के साथ श्री श्री रविशंकर दिखाई पड़ रहे हैं। अब भाई सम्राट चौधरी का श्री श्री रविशंकर का क्या काम है?
ये बीजेपी के लोगों के साथ ही क्यों दिखाई पड़ते हैं तमाम बाबा जो हैं, हमारे साथ क्यों नहीं दिखाई पड़ता इस तरीके का कोई बाबा? तो ये तमाम सवाल जो हैं उठ रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं दिखाई पड़ते इस तरीके के बाबा? तो ये बाबा जो है समीर जी, ये असल में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के एक तरीके कहा जाए प्रोडक्ट हैं। ये बाबा ये सब कथावाचक हैं, कथा करने गए हैं। तो ये कथावाचक बाबा भी नहीं है, कथावाचक हैं। तो कथावाचक तो कोई भी कर सकता है, कथावाचन तो हिंदुओं को एकजुट करने में कथावाचन का क्या काम है? सत्यनारायण की कथा सुनानी है तो उसमें हिंदू कहाँ से एकजुट हो रहा है सत्यनारायण की कथा से? सत्यनारायण की कथा सुननी है तो अपने मन को शुद्ध करना है, उसके लिए सुननी है। तो ये बात खैर वो स्पष्ट भी कर रहे हैं कि एक तरह से वो ध्रुवीकरण के मकसद से वहां पहुंचे हैं, हिंदुओं को एकजुट करना, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। और चुनाव के ठीक पहले वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए गए हैं। तो इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन ध्रुवीकरण वाली कोशिशें और भी हो रही हैं। अमलेंदु जी, आपने देखा, हालांकि उसकी चर्चा तो महाराष्ट्र से शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश तक पहुंची है। औरंगजेब की हम बात कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब के मसले पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के ही विधायक अपने इस मामले में बीजेपी के खिलाफ है और लगातार वो खिलाफ बोल रहे हैं। उन पर दबाव भी पड़ रहा है कि वो अपने बयान को वापस ले या दोबारा इस तरह का बयान ना दे, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हम वही कहेंगे जो सही है, जो चीजें हैं। तो इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को ये जो ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, उनका अपना जो वोट बैंक है या कह लीजिए कि उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स है, उसमें तो उनको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने वाली है। तो क्या इन सब के बावजूद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार फिलहाल तो बीजेपी के साथ बने हुए हैं। हाँ। और जब तक कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे। सीटों के बंटवारे होने के बाद अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि नीतीश कुमार की मन मांगी मुराद पूरी नहीं होती है और उनको 100 से ज़्यादा सीटें लड़ने को नहीं मिलती हैं, तब नीतीश कुमार जो है वो गठबंधन को छोड़ेंगे। तो अब 100 सीटें अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो 50 चिराग पासवान लड़ेंगे, 25 सीटें जीतन राम मांझी लड़ेंगे। तो बीजेपी क्या करेगी? मजीरा बजाएगी। और ये सब कुछ जो कर रही हो किस लिए कर रही है? किस लिए कर रही है? बाबा या इतने वहाँ भेजे जाने, इतना खर्च किया जा रहा है बाबाओं के इन कार्यक्रमों पे। समीर जी, एक एक कार्यक्रम पे एक एक दिन में मुझे लगता है करोड़ों रुपया खर्च हो रहा होगा। तो इतना रुपया जो खर्च किया जा रहा है, अब इसकी जांच, ये तो खुद ही बहुत पैसे वाले हैं, खुद ही पैसे वाले हैं। कोई ईडी सीबीआई कुछ नहीं पहुंची कि बाबाओं के पास इतना पैसा कहाँ से रहा है, ये खर्च कौन कर रहा है ये पैसा, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। इन बाबाओं के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि ये कई करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है, आखिर इनका, इन बाबाओं का, इन कार्यक्रमों का जो कहा फाइनेंसर कौन है जी, और ये कितना वहां से पैदा कर रहे हैं? जैसा बताया गया कि साहब कुंभ में एक व्यक्ति ने जो है वो 130 नामों से 30 करोड़ रुपए कमा लिए। तो यहाँ भी ये कितने करोड़ कमा के लेके जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, यहाँ ये भी बताया जाए। इसकी भी तो जांच होगी कि नहीं होगी। तो ये समीर जी, देखिए, कुल मिलाकर यही है बात कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आई है। उसे अब लग रहा है कि नीतीश कुमार को किनारे करके और इस तरीके से वहाँ की सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। चुनाव आयोग साथ में है, लेकिन क्या बिहार चुनाव आते आते चुनाव आयोग साथ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। चूंकि अब जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं विपक्ष की, अब बिहार की भी मतदाता सूचियों की इसी तरीके से जाँच की जाएगी, कितने डबल नंबर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। अगर ये चीज़ें पकड़ में आती हैं तब चुनाव आयोग वहां किस तरीके से मदद कर पाएगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, ये देखना होगा। और बिहार में लेकिन कोशिशें पूरी हो रही हैं, पर चुनाव आयोग अब जिस तरह से वो चाहे, ये कहिए कि वो थोड़ा टोन डाउन हुआ है, या ये कहिए कि जितने उसके पास एविडेंस रखे हुए हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से फटकार भी पड़ रही है, उसको देखते हुए वो विपक्ष की शिकायतों को सुनने के लिए मजबूर हुआ है। और सुनने के बाद अब उसको ये मानना पड़ रहा है कि गलतियां हुई हैं, उनको सुधारा जाएगा, सुधारने का की समय सीमा दी जा रही है। ऐसे में जिस तरह की धांधलियां हुई हैं दूसरे राज्यों में, ऐसा लगता है कि अब आगे शायद उन पर रोक लगे कि एक ही नंबर पर कई 2-2, 3-3 अगर ये वोटर आईडी बनी हुई है, मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं, और भी जिस तरह से कि तमाम लोगों के नाम सूची से हटाकर नए लोगों को जोड़ दिए गए, और ऐसे नाम जोड़ दिए गए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जिनका अस्तित्व है उनके नाम हटा दिए गए, और जिसमें कई महत्वपूर्ण लोगों के भी नाम शामिल हैं। तो ये इस तरह की धांधलियों पर रोक शायद लगे, बिहार में ऐसा हो सकता है न कर पाए, लेकिन अभी तक
तो चुनाव आयोग की तरफ से वो हो रहा है, क्योंकि अब वो गलती खुद स्वीकार कर रहा है। इन सब के बीच जिस तरह से विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है और खासकर कांग्रेस पार्टी उस पर पूरी तरह से बार बार वो रिमाइंड करा रही है और चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है, यह समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पीछा नहीं छोड़ेगा चुनाव आयोग का। हाँ, बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगा और लगातार उसको घेरे रहेगा और उसकी कमजोरियां जो हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो सब पकड़ता रहेगा और इस पर लगातार काम चल रहा है। और कांग्रेस ने जो बाकायदा समीर जी एक ग्रुप बनाया है ईगल के नाम से, और उसी की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। वो ईगल का काम ही ये है कि चुनाव आयोग जो गड़बड़ियां कर रहा है, जो गलतियां कर रहा है, उनको पकड़े और उनको लेकर चुनाव आयोग के सामने रखे, देश के सामने रखे। हालांकि चुनाव आयोग भी अब समीर जी एक तरीके से देखा जाए तो दबाव में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे अभी पिछले दिनों 2 दिन की बैठक हुई, जिला स्तर तक के निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा उनसे साफ तौर पे कि आप लोग मतलब स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में रहिए और उनकी जो समस्याएं आती हैं, उनकी शिकायतें आती हैं, उनका निराकरण कीजिए। यानी ये बात समझ में आने लगी कि अब छोटे स्तर पर भी विपक्ष जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अब चुनाव आयोग को कहना पड़ा है कि आप राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में रहिए, ये कहना पड़ रहा है अब चुनाव आयोग को। समीर जी बिल्कुल, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं अमलेंदु जी जिनकी आड़ में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उनको एक तरह से कह लीजिए कि उसको पर्दे के पीछे रखना चाह रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति गठबंधन के भीतर जो उथल पुथल मची हुई है, उठापटक चल रही है, देवेंद्र फडणवीस को बार बार मुख्यमंत्री जो है उनको बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कतें हैं। वहां पर औरंगजेब के मुद्दे को उठा दिया गया। अब यहां इस तरह से बिहार में चुनाव के पहले वहां आरएसएस प्रमुख तो गए ही हैं, उसके बाद वहां पर धर्म गुरुओं को भेजा जा रहा है। किस लिए? हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए। खुद उस तरह के वो धर्माचार्य बता ही रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जो प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिनसे पर्दा डालने की, जिन पर कोशिश की जा रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण इस समय है कि दुनिया भर में भारत की छवि जो खराब हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को किस तरीके से एक तरह से अपमानित कर रहे हैं, भारत के नागरिकों को अपमानित कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति को अपमानित कर रहे हैं। हमारे वाणिज्य मंत्री वहां मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने स्वीकार कर लिया कि वो हम उसके ऊपर जितना टैरिफ बढ़ाएंगे वो उसको मानेगा और वो घटाएगा। टैरिफ घटाने को तैयार हो गए हैं और कह रहे हैं कि हमने उसको एक्सपोज कर दिया। ये जो इस तरह की भाषा में बोल रहे हैं, और हमने देखा कि दूसरे देश इसका प्रतिवाद कर रहे हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन भारत की ओर से बड़ी हैरानी है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई जा रही है, कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कभी चिड़ियाघर जा रहे हैं तो कभी वहां पर ये इंटरनेशनल वीमेंस डे मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कभी इंटरनेशनल वीमेंस डे मना रहे हैं। हालांकि मनाना चाहिए प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल वीमेंस डे, और बेटी बचाओ बेटी मनाना चाहिए, लेकिन इस पर भी तो कुछ करना चाहिए। नहीं, इस पर कुछ नहीं, इस पर तो बहुत कुछ करना चाहिए। रोज ट्रंप को जवाब देना चाहिए। रोज ट्रंप जो है भारत की बेहुरमती कर रहा है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री स्वीकार करते जा रहे हैं कि हाँ, भारत के नागरिकों की यही हैसियत है कि उनको हथकड़ी लगा के भेज दो और जो मन हो वो बोल दो। भारत छोटा सा जो पूर्व हिंदू राष्ट्र है नेपाल, अब कम्युनिस्ट राष्ट्र हो गया है, उसके लोग चार विमान से आ रहे हैं, हमारे सैन्य विमान से और हथकड़ियां और बेड़ियां पहनकर आ रहे हैं। तो मोदी जी क्या समझौता करके आए हैं? और कल हम लोगों ने चर्चा की थी समीर जी कि आरटीआई के जरिए जो ये आया है निकल कर कि कोई समझौता ही नहीं हुआ है। तो ट्रंप ये कैसे कह रहा है? भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है ट्रंप के इस बयान पर, जो क्योंकि उसने कह रहा है कि हमने भारत को बेनकाब कर दिया और भारत सबसे लगाता है टैरिफ, हम लगाएंगे। और ऐसे समय आया है समीर जी ये कि जिस समय मौजूद है हमारे वहाँ कहा जाए जो पीयूष गोयल भी वहां मौजूद हैं, और इस पर जयराम रमेश का समीर जी एक ट्वीट भी आया है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर उनके पास हो तो उसको दिखाया जाए कि जयराम रमेश जो है इस पर क्या कह रहे हैं। जी, जयराम रमेश का भी ट्वीट आया है। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, उन्होंने भी उस पर बयान दिया है। तो इसको लेकर कांग्रेस, वही मैं कह रहा हूं कि पर्दा डालने की, छिपाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन छिपने वाली चीजें नहीं है, वो लगातार एक्सपोज की जा रही है वो सारी चीजें कि डोनाल्ड ट्रंप किस
किस तरह से, किस भाषा में भारत के लिए वो इस ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सुनते हैं एक बार क्या कहा है मनीष तिवारी ने, और कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है उसको भी देखेंगे। और इन सारी चीजों पर बार बार यह कहा जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, उनका कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है इस मुद्दे पर। सुनते हैं मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं। President Donald Trump has been repeatedly vilifying India, calling it a serial tariff abuser. He referred to India twice or thrice during his State of the Union address also. And now he has said that India, under the pressure of the United States of America, has decided to reduce tariffs. Now, if this statement is correct, then it is extremely unfortunate, because India has a history and a tradition of never buckling under any pressure from any country. It does not make for good trade policy, strategic policy, or even foreign policy. It is much better to accept reciprocal tariffs than keel down in the manner in which President Trump is suggesting. If at all the government is rationalizing tariffs under the pressure of the United States of America, there cannot be anything more unfortunate, and it will be raised strongly in Parliament. बहुत साफ तरीके से कह रहे हैं मनीष तिवारी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत के दबाव में अपने जो टैरिफ जो है उसको अगर कम कर रहा है भारत, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक अपने ट्विटर हैंडल से भी लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि वो भारत को बेनकाब कर रहे हैं, ये भारत का अपमान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनसे डर कर नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दिए। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौते किए गए, देश के सम्मान को गिरवी क्यों रखा गया। यह बेहद गंभीर मामला है, इस पर मोदी सरकार को देश को जवाब देना चाहिए। साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर इससे जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो यह बहुत इसकी लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा है। और अमलेंदु जी, हम लोग यह भी देख रहे हैं कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर जो बहुत कई बार देखा जाता है कि प्रधानमंत्री के और बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर्स अचानक सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और डिफेंड करने लगते हैं। इस मुद्दे पर वो भी साथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो सरकार बुरी तरह से घिरी है और घिरी होनी भी चाहिए, क्योंकि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे एक तरह से धमकी दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि हमारे दबाव में आकर ये कर दिया और हमने एक्सपोज कर दिया भारत को। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें कह रहे हैं कि उनसे डरकर नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दिया। टैरिफ कम कर दिया, जी हाँ। तो यानी नरेंद्र मोदी डर गए। तो 56 इंच की छाती नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए ट्रंप को, और पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा अगर वो ट्रंप को जवाब देते हैं। ट्रंप को जवाब देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, तुमको हम ठीक कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम अमेरिका पे। ये प्रधानमंत्री को कहना चाहिए जी। अगर ट्रंप तुम इसी तरीके से बदतमीजी करोगे, भारत के खिलाफ बोलोगे, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। बाद में देखा जाएगा जो होगा, पूरा भारत प्रधानमंत्री साथ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री कम से कम ये कहें कि ट्रंप। बिल्कुल। और अभी इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, सुनते हैं। यानी ये मुद्दा अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि इससे पहले भी तमाम जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बातें कर रहे हैं, उस पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो आज हो रहा है, आपकी छवि महत्वपूर्ण नहीं है, देश के हित महत्वपूर्ण है। कनाडा, मेक्सिको, ये लोग खुलकर बुलंद आवाज में ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ टैरिफ्स का जो निर्णय है वो 1 महीना मुलतवी कर लेता है, पोस्टपोन कर लेता है। हम फोन उठा के क्या बात भी नहीं कर सकते? हाउडी क्या था वो, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार। इतने अच्छे आपके रिश्ते, आप दम भरते हैं उन रिश्तों का। आखिर कारण क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब पीयूष गोयल, ये लोग एक डर के, एक खौफ के साए में क्यों बात करते हैं जब अमेरिका से बात करते हैं? हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी, इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं।
हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है? कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। You are the custodian of the economic interests of these 150 crore people of India. Nobody else will come to rescue you if you are expecting that. और एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से भारत सरकार अगर कोई जवाबी कार्रवाई करती है, कोई माकूल जवाब देती है, कोई मजबूत स्टैंड लेती है, हम विपक्ष की हैसियत से उसके साथ खड़े हुए दिखेंगे। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं। इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे? आपके सवाल। क्या सवाल है सर कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मसले पर सरकार से? क्योंकि आधिकारिक तौर पर कल भी इस मसले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था। आपने खुद कहा कि आधिकारिक तौर पर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है, ट्रंप के भाषण को अपने आधार बनाया। कल विदेश मंत्रालय ने कहा कि मल्टी सेक्टर बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत को लेकर सहमति पहले ही आपसी बातचीत में बनी थी, वो चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? देखिए साहब, हमारे आप केंद्रीय बजट को उठा के देख लिए 2025 और 26 के। आपने अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा विस्तृत जवाब देना इसमें उचित रहेगा। हमने अमेरिका जाने से पहले क्या क्या डिस्काउंट अमेरिका को दे दिए इस बजट में, पहले उसका विश्लेषण कीजिए। धमकी आए उससे पहले डर जाना, यह कहां की समझदारी है, यह कहां की स्ट्रैटेजी है कि आपने हार्ली डेविडसन जैसी जो उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिल्स हैं उन पे आयात शुल्क कम किया, बजट में किया। 13 फरवरी को बर्बन विस्की की टैरिफ जो है 150% से घटाकर 100% कर दिया, यह सब जाने से पहले। और वॉशिंगटन के एप्पल्स, सेब पे आयात शुल्क 50% से घटा के 15% कर दिया। अभी धमकी नहीं आई थी, यह धमकी आने से पहले का हमारे कदम है, यह वहां जाने से पहले के हमारे कदम हैं। आप बताइए, इसमें अखरोट, क्रैनबेरी, डेयरी,
बागवानी जैसे जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ करने की बातचीत चल रही है। हमें तो बताओ, देश के किसानों को तो बताओ, देश के एमएसएमईज को तो बताओ, किसको कॉन्फिडेंस में लिया आपने? देश के विपक्ष को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, देश के एमएसएमई सेक्टर को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। सीसीईए की मीटिंग कब हुई, इस पर क्या चर्चा हुई बताइए? कैबिनेट में तो कोई मीटिंग हुई होगी, पार्लियामेंट तो चले आप छोड़ ही दीजिए, आपकी कितनी श्रद्धा है आपकी पार्लियामेंट में हम जानते हैं। तो आप यह बताइए कि लगातार आप चर्चाएं कर रहे हो देश की किसानी के सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कल इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव था, उसमें जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका के, वो क्या बोल के गए, क्या जवाब दिया आपने? तो आप धमकी आने से पहले डर रहे हो, हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप हमारे हितों की रक्षा करोगे? जी नेक्स्ट, इसी पे तो एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ ही रहा है। सवाल उठेंगे क्यों नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से भारत के लिए वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, और वो बता रहे हैं, वे वहां वाणिज्य मंत्री वहां बैठे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने दबाव में आकर, झुककर और टैरिफ को कम करना स्वीकार कर लिया है। यानी हमने टैरिफ बढ़ाया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि वो दूसरे देशों पर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे देश डट कर उसका मुकाबला कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला टालना पड़ रहा है कि अब हम इसको और टाल दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों ने उनसे, मैक्सिको, कनाडा और चाइना ने कहा कि आप लगाते रहिए, आप लगाइए, हम उससे भी ज्यादा लगा देंगे। लेकिन यहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है और कांग्रेस पार्टी वही सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री से कि आखिर खामोश क्यों हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है अमलेंदु जी, अभी जैसे ही पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव थे, ट्विटर हैंडल पर उनका हमने देखा, तुरंत नोटिफिकेशन आया, वो भी गुजरात में लाइव थे और उस समय उनका भी कोई कार्यक्रम चल रहा था। आप बताएंगे क्या कार्यक्रम था? वो आज उनको महिलाओं के बीच जाना है, अपना ट्विटर हैंडल उन्होंने सौंप दिया है महिलाओं को। समीर जी, महिला दिवस पर तो वो पहले भी सौंपा था उन्होंने, तो उसी को है। और आज वहाँ वो रोड शो करेंगे, ये भी है कि आज वो रोड शो भी करेंगे। तो एक इसका चुनाव की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरू कर दी हैं। हालांकि बहुत से लोगों का कहना यह है कि चूंकि अब प्रधानमंत्री को वापस लौटकर गुजरात ही जाना है, तो वहां जाकर वो अपना ठीक कर रहे हैं व्यवस्था की, जब जाएंगे लौट के तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इसको लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं। तो अब ये पता नहीं क्या तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लग यही रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के गुजरात में होने से काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए प्रतीत होते हैं और इसीलिए उन्होंने वहाँ कार्यक्रम बनाया और फिर वो वहाँ पहुँच गए हैं। इस मुद्दे को क्या देखा जाए, अगर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है और यहाँ विपक्ष रोज उनसे सवाल कर रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार ये पूछा जा रहा है, और मजे की बात यह है कि ट्रंप रोज एक न एक इस तरह का बम फोड़ दे रहे हैं, फिर भी खामोशी है। तो क्या माना जाए कि कोई मजबूरी है प्रधानमंत्री की, या फिर मजबूरी है तो वो कौन सी मजबूरी है, वो देश के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? नहीं, मजबूरी जो विपक्ष कह रहा है समीर जी, वो तो यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री के मित्र जो समझे जाते हैं, जिनको राहुल गांधी एवन कहते हैं, उनके जो मामले फंसे हुए हैं अमेरिका में, तो उसकी वजह से प्रधानमंत्री मजबूर हैं। अब अगर एक व्यक्ति की वजह से हमारा प्रधानमंत्री मजबूर हो जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये पूरे देश की गरिमा को रख दिया। तो अब विपक्ष का कहना तो यही, हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री मजबूर भी हैं भी कि नहीं है, या प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि प्रधानमंत्री दोस्त भी अच्छे हैं, तो जिनसे दोस्ती करते हैं तो दिल खोल कर करते हैं। ट्रंप उनके पुराने दोस्त हैं, तो हो सकता है दोस्ती निभा रहे हो, तो ये हम नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं। लेकिन जो आज पवन खेड़ा ने बात कही समीर जी, और जो बात मैंने इससे पहले कही थी, हमें नहीं मालूम था कि पवन खेड़ा भी यहाँ इसमें कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई प्रधानमंत्री खुलकर जवाब दें ट्रंप को, लाल आंखें दिखाएं, छप्पन छत दिखाएं, पूरा देश साथ खड़ा है। और पवन खेड़ा ने भी ये बात कही, उसके तुरंत बात की कि हाँ, अगर प्रधानमंत्री अपनी 56 इंच की छाती दिखाएं, शेर से खेल कर आए, शेर जैसी दहाड़ ट्रंप को दिखाएं, तो हम विपक्ष की पार्टी होने के नाते इस सरकार के साथ खड़े होंगे इस मसले पर। लेकिन आप दिखाइए तो पूरा देश खड़ा होगा, कांग्रेस का पूरा देश खड़ा होगा, तो ये प्रधानमंत्री को दिखानी चाहिए। लेकिन बड़ी चिंता, शेर वाली दहाड़ दिखा रहे हैं वहां अहमदाबाद में। नहीं, अहमदाबाद में दिखा रहे हैं, वो भी शेर शीशे के पीछे से दिखा रहे हैं, तो शीशे के पीछे नहीं, सामने खड़े होकर दहाड़ दिखाइए। बात यह है समीर जी। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि ट्रंप रोज बदतमीजी कर रहे हैं, भारत के खिलाफ रोज अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से एक बार भी ये आपत्ति दर्ज नहीं की गई कि ट्रंप महोदय, आप भारत के खिलाफ इस तरीके की बेहूदी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। जो कह रहे थे
पवन खेड़ा, और हमने भी समीर जी बात कही थी जब ये बात चली थी कि अमेरिका के यहाँ गूगल, अमेरिका का फेसबुक, अमेरिका का बर्गर, अमेरिका का मैकडोनल्ड, अमेरिका की पेप्सी, अमेरिका का कोका कोला, सब तो यहाँ व्यापार कर रहे हैं। और भारत से अगर बंद हो गया तो तली तोमरा उखड़ जाएगा सारा। बिल्कुल, और क्या। तो इसलिए जो है 150 करोड़ लोगों का देश है, इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया भर के लोगों की निगाहें रहती हैं, लेकिन आप उसका उन लोगों की तरफ से एक जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी जो हैरानी वाली बात है वो ये है। बिल्कुल समीर जी, जहां बीएसएनएल का फोन नहीं है, बीएसएनएल का टावर नहीं है, वहां भी कोका कोला पेप्सी पहुंचा हुआ है। तो आप मतलब किस तरीके से आपका व्यापार यहाँ चल रहा है, यानी आप कमाएंगे यहाँ से और आंखें भी यही दिखाएंगे। तो इस स्टंप को ठीक कर दिया जाएगा। कायदे का प्रधानमंत्री होता तो अब तक स्टंप को ठीक कर दिया होता, बिल्कुल लाइन पे ला दिया होता कि ठीक है, हम तुम्हारे सारे जो यहाँ कारोबार है सब बंद करते हैं और ठीक है, लगाओ तुम कितना टैरिफ लगाना है। सीधा सीधा जवाब देता कोई ताकतवर प्रधानमंत्री होता। समीर जी, 70 सालों में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हो रहे हैं। अमेरिका के मसले पर खास तौर से अगर कहा जाए कि इस तरीके से खामोश बैठे हुए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को धार करनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, 140 करोड़ लोग जो है प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री ट्रंप को आंखें दिखाते हैं, ट्रंप को जवाब देते हैं तो जी बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और यही ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये खामोशी की वजह क्या है, क्यों खामोश हैं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और ट्रंप एक के बाद एक बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, भारत को अपमानित करने वाले बयान दे रहे हैं, भारत को अपमानित करने वाले काम कर रहे हैं। हमारे आपको याद होगा कि किस तरह से भारत के नागरिकों को जो वहां पर अवैध तरीके से पहुंचे हुए थे, उनको किस तरह से यहां अमानवीय तरीके से भेजा गया, लेकिन दूसरे देशों ने इसका प्रतिवाद किया और उसका नतीजा यह रहा कि उनके नागरिकों को बहुत सम्मान के साथ चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। हमारे यहां के लोगों को कार्गो प्लेन से, जिसमें सामान लदकर आता है, बोरियां लदकर आती हैं, उसमें उन लोगों को भेजा गया और हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें बांधकर, यानी बेड़ियां बांधकर, ये इस तरह से। और ये सारा कुछ तब हो रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में, अमेरिका में बैठे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने क्या बातचीत की, क्योंकि ये भी साफ आ गया अभी कुछ देर पहले जो अमलेंदु जी बता रहे थे कि आरटीआई से एक पता भी लग गया है कि कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, यानी जो दोनों देशों के बीच समझौता होता है। तो जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उनकी यात्रा में दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। करने क्या गए थे, और यह माना जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को यह मनाने में कामयाब हो गए कि हमारे नागरिकों को इतने अमानवीय तरीके से, इनह्यूमन तरीके से ना भेजा जाए, लेकिन उनके सामने ही वहां पर हथकड़ियां लगाई जा रही थी और उनके रहते ही उनको यहां पर डिपोर्ट किया गया। क्या इसको समझा जाए? बिल्कुल समझिए, यही समझा जाए कि प्रधानमंत्री खामोश है, या तो प्रधानमंत्री की अंदर कोई बात हुई है जो कि देश पूछा है। कांग्रेस पूछ रही है कि आपकी क्या बात हुई, देश को बताइए। कहा कि भाई आप अगर ये पवन खेड़ा की हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाई जो लाइव थी समीर जी, तो पूछ रहे हैं कि अगर आपने ये समझौता कर लिया है कि वहाँ से जो सेब आ रहा है उस पर आपने टैरिफ घटा दिया है, वहाँ से जो बेरीज आ रही हैं आपने उस पर घटा दिया है, अखरोट आ रहा है उस पर घटा दिया है, वहाँ से बादाम आ रहा है उस पर घटा दिया है, शराब पर आपने घटा ही दिया, वो तो घोषणा आपने जाने से पहले कर दी। तो अगर आप इस तरीके के समझौते करके आए तो देश को तो बताइए, यहाँ के किसानों को तो बताइए। अभी तक तो समीर जी लोग परेशान थे कि भाई चीन के जरिए सेब आ रहा है, अब तो सीधा सीधा वहां से आएगा। तो कहां कश्मीर और हिमाचल का सेब अमेरिका के सेब से टक्कर ले पाएगा? तो यानी आप यहां के व्यापार को भी खत्म कर रहे हैं, यहां की कृषि को भी खत्म कर रहे हैं, दोनों तरीके से। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ पर हमला जो है ट्रंप कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ इस मामले पर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, और अगर खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, नहीं खड़े हैं, तो प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए और ट्रंप को जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि दूसरे देशों को भी अगर देखा जाए, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने से ही पहले अपने तेवर दिखाए, लेकिन उनके तेवर लगातार दूसरे देशों के मामले में ढीले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने दूसरे देशों के लिए भी, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, उनके लिए भी कहा कि हम टैरिफ जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जितना आप लगाओगे उतना हम लगाएंगे। सबने आंख दिखा दी भारत को छोड़कर। और भारत में जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आने से पहले ही ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को कम करने की ये आदेश दे रहे हैं, और उसका यहां पर पालन किया जा रहा है। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर थे, अमेरिका में ही, और यहां कई सारी चीजों से टैरिफ कम करने की घोषणा कर दी गई। हाँ बिल्कुल, टैरिफ कम करने की घोषणा कर दी गई और प्रधानमंत्री वहां थे, उससे जाने से पहले कर दी गई। जी हाँ। जाने से पहले भी कर दी गई, आने के बाद कर दी गई। आते ही सबसे पहले जो था वो शराब पर कम की गई। अब समीर जी, अगर शराब पर टैरिफ कम किया गया,
अगर केजरीवाल एक शराब पर एक बोतल फ्री दे रहे थे तो वो तो घोटाला है। आपने 150% से घटा के 100% कर दिया, 50% आपने कम कर दिया, तो ये घोटाला क्यों नहीं है? जिस आधार पर केजरीवाल ने घोटाला किया उस आधार पर तो केंद्र सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी घोटाला किया। तो इसके लिए क्या फिर काम करेगी ईडी और सीबीआई? ईडी और सीबीआई से पूछा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये पूछा जाना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल है कि पूछा जाएगा। सवाल नहीं पूछे जाते हैं और सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देते भी नहीं है, चाहे उनसे कोई सवाल पूछा जाए। संसद में सवाल पूछा जाए तब भी नहीं देते हैं। उनसे सवाल पूछने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, ये जानते हुए कि अविश्वास प्रस्ताव को गिर जाना है। लेकिन और अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। ये पिछली लोकसभा में ऐसा हो चुका है, जब मणिपुर के मुद्दे पर उनसे जवाब मांगते मांगते विपक्ष परेशान हो गया कि आप मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव में भी मणिपुर का पर सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब जरूर दिया, उन्होंने तमाम बातें कही, वही बातें जो लगातार वो दोहराते रहते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर जिस तरह से हमलावर है और हमलावर विपक्ष यहां पर है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी हमलावर हैं और वो सच में एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने भारत को नहीं एक्सपोज किया है, उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार एक्सपोज कर रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन क्यों भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अब देखते हैं गुजरात से लौटने के बाद प्रधानमंत्री इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं नहीं देते हैं। कम से कम यही कह दें, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो भारत के नागरिकों को लाया गया था, उन्होंने तो कह दिया कि ऐसे ही लाया जाता है, ये नियम है, कानून है, जबकि नेपाल जैसे देश को कितने सम्मान के साथ वहां के नागरिकों को भेजा गया। हो सकता है इस पर भी प्रधानमंत्री कह दें या एस जयशंकर कह दें, पीयूष गोयल कह दें कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत हो ही नहीं सकते हैं। जैसे भारत में, हमारे देश में पिछले 10 साल से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो कह देती है, प्रधानमंत्री जो कह देते हैं, वो अकाट्य सत्य है। ये यहां पर एक धारणा बन गई है और जो उसका विरोध करता है वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। तो शायद बीजेपी के लोग ये मान चुके होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह दे रहे हैं बिल्कुल वो सही है, और हो सकता है इसको कह भी दिया जाए आधिकारिक बयान से, क्योंकि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, वो राज्यसभा में ये बात कह चुके हैं। अब देखना है प्रधानमंत्री की ओर से या फिर विदेश मंत्री की ओर से या वाणिज्य मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। रहेगी हमारी नजर इस पर। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ तमाम खबरों, विश्लेषण के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।